Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और इस चैप्टर का PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना। आप सब जानते हैं कि हमने 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं बायोकेमिस्ट्री में। पहला हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन्स, उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो कि हमने रिसेंटली पढ़ा दैट्स द क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। इंपॉर्टेंट चैप्टर ये 4 है, ठीक है। इनमें से डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली, ठीक। और जो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स एसिड बेस मेंटेनेंस, ठीक। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा सिलेबस दिखाऊंगा क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। ये देखो यहाँ पे एसिड बेस मेंटेनेंस में आपको पढ़ना है पहले पीएच, इसकी डेफिनेशन और इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, बस इतना ही पीएच में, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स आएगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ठीक है। इसमें कौन कौन सा बफर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें ब्लड बफर इन्वॉल्व होता है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड के पीएच को। और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हमें पढ़ना है और रीनल मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, मतलब इसमें लंग्स का क्या रोल होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीएच, और किडनीज का क्या रोल होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीएच, ठीक है, पीएच ऑफ ब्लड, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएच, इसकी डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू और ये रेगुलेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी वजह से, इसी की वजह से, इस टॉपिक की वजह से, जो ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच है, इसकी वजह से आपको ABG जो आप टेस्ट कराते हो ना, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, ठीक। तो उस वो आपको समझ आ जाएगा। उसमें आपको पावर प्रेशर ऑफ CO2 आपको देखना होता है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, क्या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, ठीक है। सब कुछ आप इसी लेक्चर में जानोगे। और आपको जो ABG है ना, वो आपको फिर पढ़ना आना चाहिए इंशाल्लाह। और ABG हमें पढ़ना है, ठीक है, वो आपको फिर समझ आएगा, तब समझ आएगा जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ठीक है। ABG नॉर्मल वैल्यूज हमें इसके बाद पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसमें हमें पढ़ना है एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स, इसमें टाइप्स आते हैं और डेफिनेशन एंड काजेज हमें पढ़ने हैं, ठीक। तो चलो हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे पीएच के बारे में। देखो, अगर आप खाली मेरे नोट्स पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स आएंगे बायोकेमिस्ट्री में, ठीक। और मैं एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग और इजी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल करता हूँ, और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है, और अच्छे से समझाता भी हूँ, ठीक। तो अगर किसी को अच्छे लग रहे हैं नोट्स या मतलब समझ आ रहा है अच्छे से, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक। तो फिर उसके बाद मैं आपको न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स भी इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, ठीक। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। यहाँ पे देखो, अभी आपको टाइम है एग्ज़ाम, मतलब आपको अच्छा खासा टाइम दिया इस सेमेस्टर में, ठीक। जो कि पिछले सेमेस्टर में आपको उतना टाइम नहीं दिया जितना इस सेमेस्टर में आपको मिल रहा है, तो आप अच्छे से सिलेबस कवर कर पाओगे और आपके जो पॉइंट्स है वो भी अच्छे खासे हैं इंशाल्लाह। चलो, पीएच क्या होता है। पीएच आप सबको पता होता है कि पीएच होता है मेजर ऑफ एसिडिटी या बेसिसिटी ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। ये मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पे। मेजर ऑफ एसिडिटी मतलब कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, वो कैसे पता चले हमें, उसके पीएच से। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई एसिडिक है तो इसका उसका जो पीएच है वो डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। अगर आप बेसिक है तो इंक्रीज हुआ होगा। अब अगर नॉर्मल है तो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो वो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा उसका, ठीक। स्पेशली द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव इन द सोल्यूशन, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं पीएच क्या होता है, इट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी किसी भी सोल्यूशन में, उसका मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक है और पीएच डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। ये आपको अभी समझ आएगा। देखो इधर, इट्स द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये आपको पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन भी, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब हुआ जो पीएच है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, H पॉजिटिव आयन्स। अब अगर H पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, तो पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, डिक्रीज। ये बात समझ लेना अच्छे से। H पॉजिटिव आयन्स क्या हुए, इंक्रीज, पीएच क्या होगा, डिक्रीज। पीएच डिक्रीज होने का मतलब होता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन। ये बात याद रख लेना। अब अगर पीएच क्या हुआ, पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल वैल्यू याद रख लेना, ठीक है। 7 आप रख देना, न्यूट्रल है 7, मतलब नॉर्मल वैल्यू याद रख लेना कितना होता है, 7.35 टू 7.45, ये वैल्यू याद रख लेना पीएच का, ठीक है। आए समझ। उसके बाद नेक्स्ट, ये पीएच किसका हम देख रहे हैं, ब्लड का। ये बात याद रखना है, ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45। इफ द पीएच डिक्रीजेस,
अगर pH डिक्रीज हुआ, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एसिडोसिस। अभी मैंने बोला अगर pH डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने का मतलब हुआ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी, ठीक है। जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिडिक सोल्यूशन बन जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस, ठीक। अब pH इंक्रीज हो गया मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मतलब कम हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या होता है, अल्कलोसिस। ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब इक्वेशन एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखनी है, हेंडरसन हेल्सबेक, मुझे ये पढ़ना नहीं आता इक्वेशन, ठीक। तो ये आपको याद रखनी है, बस इक्वेशन याद रख लेना। पीएच जो होता है इट्स इक्वल टू बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। या यहाँ पे असल में इक्वेशन कैसे, असल में इक्वेशन यहाँ पे है पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये पी के होता है, यह बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे पी के, ये जो है ना पी के, ठीक है, इसका मतलब ये किसका होता है, यहाँ पे ये होता है यहाँ पे 6.1, इसका वैल्यू देना होता है 6.1। ये इक्वेशन आप याद रखने ना, पी के बराबर होता है 6 पॉइंट, इसकी ये कॉन्स्टेंट है, ये पी के क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह क्या देते हैं, कोई वैल्यू 6.1, फिर लॉग ऑफ एच बाइकार्बोनेट आयन डिवाइड बाई CO2, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या पता चलता है, ये देखो मैंने बोला pH इज इक्वल टू HCO3 नेगेटिव डिवाइडेड बाई CO2। CO2 क्या होता है, ये तो एसिडिक होता है, बाइकार्बोनेट क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। ये बाइकार्बोनेट का आयन कहाँ से बनता है, जब CO2, ये इक्वेशन आगे हमें पढ़ने, देखो जब CO2 प्लस वाटर मिलते हैं, ये क्या बनाते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। अब जो ये कार्बोनिक एसिड है, ये एक वीक बेस है, वीक बेस ब्रेक होता है इनटू बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। यहीं से ये बाइकार्बोनेट आयन बना, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये वाला बाइकार्बोनेट आयन, ठीक। अब जो ये बाइकार्बोनेट आयन है, देखो जितना CO2 ज़्यादा होगा मतलब एसिडिक, pH क्या होगा, कम, ठीक है। मैंने ऊपर ही बोला आपको, जितना सोल्यूशन एसिडिक होगा उसका pH कम होता है। pH कम होने का मतलब क्या, वही हुआ ना एसिडिक। एसिडिक मतलब जब जो pH है वो हो जाएगा लेस देन 7.35, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू बोला। अगर pH लेस देन 7.35 हो गया, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, वो एसिडिक हो गया। अब अगर pH ग्रेटर देन 7.45 हो गया, ठीक, तो वो क्या हो गया, बेसिक हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, अब अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, pH क्या होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन pH क्या होगा, डिक्रीज, मतलब एसिडिक होगा। अब अगर CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब बेसिक। और बेसिक सोल्यूशन ऐसे भी बन सकता है जब बाइकार्बोनेट की, जो बाइकार्बोनेट है ना, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH उसकी वजह से भी बढ़ सकता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई समझ, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखना है हमें बफर सिस्टम, जो हमने pH देखा, इसका नॉर्मल वैल्यू भी और इक्वेशन भी हमने देखी। अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स द बफर सिस्टम, ठीक। अब पहले हम देखेंगे इसमें कितने बफर सिस्टम आते हैं। मैंने आपको बोला एक तो ब्लड बफर सिस्टम, ब्लड में बफर सिस्टम, कौन सा बफर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हमें पढ़ना है, जो कि कौन रोल प्ले करता है, लंग्स, ठीक है। उसके बाद रीनल मैकेनिज्म इसमें किडनी आते हैं, ठीक। तो ये हमें देखना है। पहले हम देखेंगे बफर क्या होता है, ठीक। बफर आपको पता है सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स रेडिकल चेंज इन फील्ड pH बाय अब्सॉर्बिंग एसएस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयंस। देखो यहाँ पे बफर होता है, ये एक सोल्यूशन होता है, एक सब्सटेंस मतलब, ठीक है, सोल्यूशन हम बोलेंगे। ये क्या करता है, अगर pH में चेंज हो जाएगी, ये उसको होने नहीं देता है, ठीक है। ये मतलब मेंटेन रखता है pH ऑफ ए सोल्यूशन, सिंपल, ठीक है। कैसे रखता है, या तो ये अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए, क्या हो गए, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने का मतलब हुआ एसिडिक pH हो गया, ठीक है। pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब एसिडिक हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब, जब एब्जॉर्ब करेगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो pH मेंटेन हो जाएगा, ठीक, बैलेंस में आ जाएगा। अब अगर OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइल आयन क्या हो गया, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो बफर क्या करेगा, काम इनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हम देखेंगे आगे कैसे। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा, अभी एब्जॉर्ब, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अब अगर ज़्यादा है तो मतलब pH बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक कंडीशन आ गई। तो OH नेगेटिव जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो pH बैलेंस हो जाएगा। अब हम देखेंगे पहले ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम देखो, ब्लड बफर सिस्टम में क्या कौन आता है, पहला दैट्स द कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर ये होता है ब्लड में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, मतलब सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या बोलेंगे, मीनस ब्लड में, प्लाज्मा में, ठीक है, सिंपल, ये वहाँ पे पाया जाता है। ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने आपको अभी बोली, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके साथ क्या मिल गया, वाटर। अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कहाँ से आ गया, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से आता है। जब मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म करते हैं ना, वहाँ पे रिलीज करती है क्या, CO2। ये CO2 कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में। जब ये ब्लड में आ जाएगा, क्यों,
क्यों ये ब्लड में आ जाएगा, ताकि फिर ये लंग्स के थ्रू बाहर जाए। आई बात समझ, ताकि फिर ये ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाए, उसके बाद ये एक्सेल हो जाए। ठीक, सिंपल। उसके बाद क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड में जो वाटर होता है, ठीक है, उसमें तो वाटर होगा ना, उसमें वाटर जो होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन। जब ये रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है, ठीक है, ये क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब जो ये कार्बोनिक एसिड मैंने अभी बोला आपको, ये वीक बेस है, ठीक है, सॉरी वीक एसिड है, सॉरी मैंने पिछली बार मतलब पहले भी बोला शायद, वीक बेस है, वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड। ठीक, अब इधर देखो, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड है। ठीक, ये ब्रेक हो जाएगा इंटू HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, ये कब होगा, देखो जब फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे देखो, मेरी बात समझ लेना, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट इस रिएक्शन का, ये किडनी, इसका रोल किडनी प्ले करता है। ठीक है, अब जो ये वाला है, ये वाला पार्ट लंग्स संभालते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये कब ज़्यादा हो जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो जाएगा इनटू द ब्लड, फिर ये वाटर के साथ मिल जाएगा, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। और ये रिएक्शन है ना, रिवर्सिबली वापस भी जा सकती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मतलब एसिडिक कंडीशन आ गई। अब जो ये किडनी है ये क्या काम करती है, ये सिक्रेट करती है, हमने अपने पढ़ा होगा सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। ये क्या करते हैं, सिक्रेट करती है इस H पॉजिटिव आयन्स को, ये किसके साथ, यूरिन के साथ, ताकि जो H पॉजिटिव आयन्स है ये क्या हो जाए, ये कम हो जाए, फिर जो pH है तो होता है ना, वो बैलेंस में आ जाता है। आई बात समझ, ओके। अब अगर बाइकार्बोनेट आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये करेगा रिलीज। अब अगर H बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, क्या होगी, कम, तो ये क्या करेगा, ये किडनी क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब कराएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन रेअब्जॉर्प्शन कराएगा। जब रेअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट आयन ब्लड में फिर से आ जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है, तो पीएच मेंटेन हो जाएगा। ये है किडनी का काम। ठीक, अब लंग्स क्या करते हैं, यहाँ पे लंग्स ये काम कर सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितना ज़्यादा होगा ये एक्सेल कराएगा इनको, ठीक है, मतलब बाहर फेंकेगा, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाए, ठीक, और वाटर के साथ कम कार्बन डाइऑक्साइड मिले और H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन कम बन जाए। तो ये एक इक्वेशन है ना, ये बैलेंस में होती है, ठीक है, ये रिवर्सिबल इक्वेशन है, ये रिवर्स भी हो सकती है, मैंने आपको बोला। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से मैंने बोला H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर है, ठीक है, या तो सिक्रेट हो जाएगा, ठीक है, थ्रू यूरिन या बाइकार्बोनेट, ठीक, या ये H पॉजिटिव आयन बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाएगा और वापस से रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर भी, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा इस रिवर्सिबल रिएक्शन से, ठीक है, वो बाहर निकलेगा थ्रू लंग्स, मतलब लंग्स उसको बाहर फेंकेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा इससे भी ये बैलेंस। आई बात समझ। उसके बाद जो नेक्स्ट बफर है दैट्स द फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम जो होता है इट वर्क्स इन ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब ये सेल्स के अंदर होता है, मतलब RBCs के अंदर होता है। क्या होता है यहाँ पे, इज फॉस्फेट कंसंट्रेशन इज मोर इन ICF देन, देखो ये अंदर क्यों होता है, क्योंकि जो फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये पेज 2 बार आया है, ठीक है, अब मैं ऊपर करता हूँ, देखो यहाँ पे डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इसमें क्या क्या आता है इस फॉस्फेट बफर में, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एक्टेज करता है एसिड, हाइड्रोजन फॉस्फेट एक्टेज करता है बेस, ठीक है। देखो बफर में क्या होता है, एक तो उसमें वीक एसिड होता है और वीक कंजुगेट बेस, ठीक है, ये बात समझ लेना, ये बात याद है, आपने पढ़ा होता है। इस फॉस्फेट बफर में होता है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट किसको हम कहते हैं, H2PO4 नेगेटिव, ये है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक्टेज करता है एसिड, ठीक है, वीक एसिड। हाइड्रोजन फॉस्फेट एक्टेज करेगा बेस HeO4 2-, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन फॉस्फेट एक्टेज करेगा बेस। इन एडिशनल हाइड्रोक्साइड आयन्स एंटर द सेलुलर फ्लूइड, मतलब इसके एडिशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं ना वो एंटर करते हैं सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर, दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। देखो ये जो OH नेगेटिव आयन है ये क्या है, ये एक बेस है, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिड करेगा ना, क्योंकि ऊपर हमने देखा डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन H2PO4 नेगेटिव, ये क्या है, एसिड है, वीक एसिड है, ये इस OH नेगेटिव को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ताकि pH मेंटेन रहे। आई बात समझ। तो फॉस्फेट बफर इस तरह से बैलेंस करता है pH को। इन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, अब अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गया H पॉजिटिव आयन, अगर ये सेल के अंदर चले गए, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज उनको कौन करेगा, सिंपल उनको करेगा हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, जो मैंने अभी बोला HPO4 2-, ठीक है। ये क्या है, वीक बेस है, H पॉजिटिव क्या है, वो एसिड ही होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव बनाएगा H2PO4 2-, सॉरी माइनस,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से फॉस्फेट बफर सिस्टम पीएच को मेंटेन करता है। ठीक, नेक्स्ट जो आता है ब्लड में ही, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही, इसमें आता है प्रोटीन बफर सिस्टम। क्या, प्रोटीन बफर सिस्टम। देखो ये जो प्रोटीन बफर सिस्टम होता है ना, ये कहाँ पे मतलब होता है, ये आरबीसीज में होता है। ठीक है, आरबीसीज में होता है। कैसे, जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, जब ये डीऑक्सीजनेटेड बनता है, क्या बनता है, डीऑक्सीजनेटेड। मैं आपको यहाँ पे आपको समझाऊंगा साइड में, फिर हम ये पढ़ेंगे। देखो ये एक सेल है, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन होगा ना, Hb। ठीक, ये टिश्यू है, फॉर एग्जांपल टिश्यू की कैपिलरी, यहाँ पे ये वाली टिश्यू की कैपिलरी है। ठीक है, इसके अंदर सेल्स मैंने बनाई। ठीक, टिश्यू की कैपिलरी। अब टिश्यू के पास ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर ही, मतलब सेल के अंदर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके साथ मिल जाएगा, वाटर के साथ। वहाँ पे क्या बनाएगा है, H2CO3, जो मैंने अभी बोला। उसके बाद क्या बनाएगा, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन। अब देखो, पहले मुझे ये समझाना था आपको। व्हेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बिकम्स डीऑक्सीनेटेड इन द कैपिलरीज, इट्स इजीली बाइंड विद H पॉजिटिव विच आर रिलीज्ड व्हेन CO2 एंटर्स द कैपिलरीज। ठीक है, देखो इट इज इजीली बाइंड विद H पॉजिटिव विच आर रिलीज्ड व्हेन CO2 एंटर्स द कैपिलरीज। ये यहाँ पे समझे। देखो ये जो, यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, ये सेल के अंदर क्या चला गया, CO2, किसके साथ मिल गया, H2O के साथ। क्या बन गया, वहाँ से निकलते हैं सिंपल H पॉजिटिव, क्योंकि फिर बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, फिर बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव है, ये ज़्यादा रिलीज हो जाएंगे ना यहाँ पे टिश्यू के पास, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही H पॉजिटिव बनते हैं, ये बात याद रख लें। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि ये पता नहीं होता है ना हमें, ये क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये रिलीज करता है H पॉजिटिव। कैसे करता है, वाटर के साथ मिलता है, वहाँ पे बनाता है ये कार्बोनिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होता है इंटू बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव। यही H पॉजिटिव इससे बनते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब जो H पॉजिटिव है, इसके साथ बैंड होता है हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा बैंड, हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है। हीमोग्लोबिन या तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि एक टाइम में एक ही के साथ बाइंड हो जाएगा। ये H पॉजिटिव के साथ भी नहीं और ऑक्सीजन के साथ भी नहीं, बोथ मतलब दोनों के साथ एक ही टाइम नहीं मिल सकता। ठीक है, H पॉजिटिव के साथ बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, becomes deoxygenated in the capillaries, it is easily bind with H positive which are released when carbon dioxide enters the capillaries। आपको समझाया। 10 hemoglobin prevents fall in pH। यहाँ पे देखो, अब जो ये H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी ना सेल में, बढ़ तो जाएगी ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के पास ज़्यादा होता है। हम टिश्यू के कैपिलरी की बात कर रहे हैं, टिश्यू के पास जो कैपिलरीज होते हैं उनमें H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अभी ऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो कुछ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अब H पॉजिटिव के साथ बाइंड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बाइंड, ताकि जो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है वो कम हो जाए। आई बात समझ, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जब कम हो जाएगी तो पीएच फॉल हो, पीएच क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा, इंक्रीज, पीएच इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जब कम होती है, पीएच क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बेसिक कंडीशन, बेसिक यहाँ पे नहीं होगा बल्कि न्यूट्रल होगा, यहाँ पे मतलब मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव जब ज़्यादा हो गए थे तो एसिडिक कंडीशन बन गई थी। अब जब हीमोग्लोबिन ने इनको अपने साथ बाइंड किया, मतलब ये डिक्रीज हो गया H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, तो वहाँ पे बैलेंस हो गया पीएच। आई बात समझ। तो इस तरह प्रोटीन बफर सिस्टम काम करता है। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन विच एक्ट्स एज बफर इन द प्लाज्मा। और देखो ये जो प्रोटीन बफर सिस्टम होता है, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। देखो यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। देखो आपको पता है अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स उनमें अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और आर चेन होती है, और हाइड्रोजन, आपको पता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स में क्या होते हैं, उनमें होता है COH ग्रुप, NH2 ग्रुप, H और R ग्रुप। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स में होता है। अब कुछ अमाइनो एसिड्स है यहाँ पे देखो, अगर हम ग्लूटामिक एसिड की बात करेंगे, ठीक है, इसका जो कार्बोक्साइल ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप वो एक्ट करता है बफर। कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। या अमाइनो ग्रुप ऑफ लाइसिन वो एक्ट करेगा बफर, या इमेडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, देखो कार्बोक्साइल ग्रुप कैसे एक्ट बफर करेगा, यहाँ पे प्रोटीन बफर सिस्टम में देखो COH है ना, कार्बोक्साइल ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट होता है, जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये वीक एसिड है। ठीक है, ये हो जाएगा COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। कब ये ब्रेक हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे
अगर आपको बेसिक कंडीशन है, क्या है बेसिक कंडीशन, तो COH क्या हो जाएगा ब्रेक, ये हो जाएगा इंटर CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन यहाँ पे जब बढ़ेगी तो बेसिक से ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे H पॉजिटिव आ गए ना, ये उन जो बेसिस है उनको न्यूट्रल करके फिर से बैलेंस करेगा। अब अगर यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है इंटर CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ से आता है एमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप होता है ना एमाइनो, ये इस H पॉजिटिव को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव को और बनाएगा NH3, ये बनाएगा अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया फिर बाहर होता है थ्रू यूरिन, वो मैं आपको कहाँ पे समझाऊंगा, किडनी के पास। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये आपको समझ आ गया ना कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप का रोल क्या होता है। ठीक, अब इधर देखो, अब हम देखेंगे रोल ऑफ लैंग्स, रोल ऑफ लैंग्स। ठीक है, रोल ऑफ लैंग्स अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है, आई एम सॉरी चार्ज भी खत्म हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये मैंने आपको बोला ये कहाँ से बनता है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है, मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बाहर बाहर फेंकना होता है। ठीक, कौन फेंकता है, किड ये ना सॉरी लंग्स। इट देन पासिस फ्रॉम द सेल्स इनटू द ब्लड, जब ये सेल्स में आ जाता है फिर ये किस में पास हो जाता है, ब्लड में। अभी मैंने ऊपर ही समझाया आपको, अब आपको खुद समझ आएगा। द ब्लड कैरीज CO2 टू द लंग्स, ठीक है, वायर इट इज एक्सेल्ड, ये भी मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे फिर से इक्वेशन आ गई, CO2 प्लस H2O गिव्स बाइकार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, एंड दिस ब्रेक्स इनटू द बाइकार्बोनेट आयन एंड द H पॉजिटिव आयन। ठीक है, उसके बाद एज कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया किस में, ब्लड में, तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब एसिडिटी इंक्रीज, मतलब एसिडिक ब्लड बन जाएगा एसिडिक। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको अब न्यूट्रल करना है ना, वापस लाना है। ठीक, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमें क्या करना है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, फिर जाके ये जो ब्लड का पीएच है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अप टू नॉर्मल। ठीक है, वो अप टू नॉर्मल फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ब्लड का पीएच जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्योंकि अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ है ज़्यादा, इसी कंडीशन में हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये जो एसिडिक कंडीशन होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। ये जो एसिडोसिस कंडीशन होते हैं, ये क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल देती है, क्या देती है, सिग्नल देती है। ब्रेन क्या करता है काम, वो हमारे लंग्स को बोलता है, लंग्स अभी जो ब्लड का पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडिक कंडीशन बन रही है, तो आपको ये नॉर्मल आना है। तो लंग्स क्या करते हैं, मतलब डीप वेंटिलेशन करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तेज़। ठीक है, इसी तरह ये बात समझ। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डीप वेंटिलेशन और फास्ट। ठीक है, एक तो फास्ट और डीप वेंटिलेशन या ब्रीथिंग हम बोलेंगे, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो जल्दी जल्दी क्या निकलेगा बाहर। जब बाहर निकलेगा जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ब्लड में कम हो जाएगी, फिर से पीएच मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोल है लंग्स का। ठीक, अब जो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, फ्लो चार्ट, ठीक है, ये आप देख लेना अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एसिड बेस हीमोस्टैसिस जब डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, तब क्या होता है, पीएच क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे दो कंडीशन, या तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन है पीएच क्या हो गया, डिक्रीज, ब्लड में पीएच डिक्रीज होने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा हो गई तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि वहीं से तो H पॉजिटिव निकलते हैं। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो पीएच डिक्रीज होने का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो एसिडोसिस हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। अब मैं इसके बाद में आपको समझाऊंगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस क्या होती है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। इसके बाद तो एसिडोसिस हो गई, ये स्टिमुलेट करेगा, अभी मैंने बोला ब्रेन को, तो ब्रेन क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेगा, तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट जब इंक्रीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से जल्दी बाहर निकलता है, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनिक एसिड, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यही तो बनता है ना कार्बन डाइऑक्साइड से, जब वो वाटर के साथ मिलता है तो ये भी डिक्रीज हो जाएगी। जब कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, अप टू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एसिडिक कंडीशन थी। ठीक, देखो इसमें कंफ्यूज होता है, पीएच बच्चा बोलता है पीएच इंक्रीज होता है तो एसिडिक होना है, पीएच इंक्रीज का मतलब होता है ना, पीएच जब इंक्रीज होगा ना तो मतलब बेसिक कंडीशन, डिक्रीज होगा जब तब क्या होता है, एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एसिड बेस होमोस्टेसिस रेस्टोर हो जाएगा। ये रही जब पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर पीएच इंक्रीज हो जाएगा, पीएच कब इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो जाएगी। सिंपल है ना, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोलोसिस। अल्कोलोसिस का मतलब यहाँ पे बेसिक कंडीशन अब आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम तो पीएच इंक्रीज। पीएच इंक्रीज का मतलब होता है बेसिक कंडीशन आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कोलोसिस। तो ये भी स्टिमुलेट करेगा ब्रेन को।
रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। देखो बच्चे बोलेंगे ये सर यहाँ पे भी होनी चाहिए इंक्रीज, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाए। ये तो अंदर तो नहीं आता है ना, वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से बनता है, ये असल में मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है। सेल करते हैं मेटाबॉलिज्म, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ना कि बाहर से। ये बात समझ लेना, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो रिटेन हो जाए, वो बाहर जल्दी से जल्दी ना निकले, ठीक है। जब रिटेन हो जाएगा तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल अच्छी खासी होगी, तो पीएच बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अप टू नॉर्मल, और ब्लड बाय ये ना कार्बोनिक एसिड ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो पीएच हो जाएगा डिक्रीज। पीएच जब डिक्रीज हो जाएगा तो एसिड बेस हेमोस्टेसिस, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया रोल ऑफ लंग्स, ठीक। अब हम देखेंगे, नहीं पहले मैं आपको ये समझाऊंगा ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये इक्वेशन बोली, H2O + CO2 गिव्स H2CO3 गिव्स, ये देता है HCO, एक सेकंड, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। देखो ये वाला पार्ट मैंने आपको बोला था ये लंग्स संभालते हैं, ये वाला पार्ट संभालते हैं किडनी, वो भी मैंने आपको समझाया कैसे। देखो जब ब्लड में बाइकार्बोनेट आयन की लेवल ज़्यादा हो जाएगी सॉरी, ब्लड में क्या हो जाएगी, बाइकार्बोनेट की आयन की लेवल क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये तो बेस है ना, तो बेस की लेवल जब ज़्यादा हो जाएगी क्या होता है, अल्कलोसिस होता है। यहाँ पे अब कैसे हम बोलेंगे अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी, सिंपल। यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की अगर ज़्यादा हो गई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या हो गई, ज़्यादा, ठीक है, क्या हो गई, ज़्यादा ब्लड में, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक। यहाँ पे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी क्या, एसिडोसिस, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट लंग्स संभालते हैं। रेस्पिरेटरी क्यों, यही तो रेस्पिरेशन के थ्रू फिर बाहर निकालना है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी, क्योंकि ये लंग्स के पास होता है। तो यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा हो गई, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा नॉर्मल से, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कहा जाता है। अब अगर ये इंक्रीज हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड, अब अगर डिक्रीज हो गया तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब अगर बाइकार्बोनेट आयन की लेवल ज़्यादा हो गई ब्लड में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि ज़्यादा अगर हो गया तो बेस है ना, तो अल्कलोसिस हो जाएगा। अब अगर कम हो जाएंगे बाइकार्बोनेट आयन तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हम कैसे देखते हैं ब्लड में, जब हम एबीजी करते हैं ना तो वहाँ पे दिखाता है PCO2, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते हैं वहाँ पे। अब जो ये PCO2 है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना होता है नॉर्मल, आपको पता है जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.35 to 7.45। ये जो लास्ट 2 डिजिट है ना यही पकड़ लो, 35 to 45। तो PCO2 की नॉर्मल लेवल जो होता है ना इसका 35 to 45 होता है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चला, जो ब्लड होता है ना वहाँ के जो पीछे लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनको ही ले लो, वही होता है PCO2 का नॉर्मल लेवल। अब यहाँ पे देखो, अब अगर PCO2 लेस देन 35 निकला, ठीक है, किसी भी एबीजे आप ले लो, उसमें अगर आपको दिखा, वहाँ में पढ़ना है ना एबीजे अलग से, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। PCO2 अगर लेस देन 35 निकला, अब यहाँ से क्या है CO2, मतलब ये रेस्पिरेटरी होगा, तो लेस देन 35 अगर हो गया तो क्या हो गया, PCO2 क्या हो गया, कम हो गया ना, तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब अगर PCO2 ग्रेटर देन 45 हो गया, ग्रेटर देन 45 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि इंक्रीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो पीएच डिक्रीज, मतलब एसिडिक कंडीशन, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये हो गया ये, ठीक है। अब जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव, ये होता है नॉर्मल 22 to 26। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन हो गई लेस देन 22, कितने, लेस देन 22, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि बाइकार्बोनेट बेस कम हो रहा है। अब अगर ग्रेटर देन 26 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये बात याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपको फिर एबीजी फिर आपको अच्छे से पढ़ना आएगा। ये रहा मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी, आपको समझ आएगा। उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ किडनीज, क्या देखेंगे, रोल ऑफ किडनीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो नॉर्मल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है ना, दैट आर एक्सक्रीटेड एंड बाइकार्बोनेट आयन एब्जॉर्ब्ड बाय द किडनीज, ठीक। नॉर्मली हम बोलेंगे अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, या मैंने आपको पहले ही बोला वो एक्सक्रीट करते हैं किडनी, ठीक है, या
HCO3 नेगेटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ब्लड से एब्जॉर्ब करता है, ठीक, ताकि ब्लड का pH मेंटेन रहे। ये नॉर्मली होता है। अब यहाँ पे इफ ब्लड इज मोर एसिडिक, ब्लड क्या है, ज़्यादा एसिडिक, तो किडनी क्या करेगी, सिंपल, वो सिक्रेट कराएगी H+ को इनटू द यूरिन के साथ बाहर फेंकेगी, सिंपल। और अगर HCO3, और हाँ इसी में अगर ब्लड pH इंक्रीज हो गया, एसिडिक हो गया, सॉरी pH डिक्रीज हो गया, एसिडिक हो गया, तो H+ की कंसनट्रेशन जो है H+ वो यूरिन के साथ बाहर फेंकेगा और रिटेन क्या करेगा, HCO3 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक बन गया तो बेस यहीं पे रखेगी ना, ताकि फिर ये एसिड उसको फिर से न्यूट्रलाइज करके pH बैलेंस करेगा, ठीक। अब अगर pH क्या हो गया, मोर बेसिक, ज़्यादा बेसिक, तो किडनी क्या करेगी, ये सिक्रेट करेगी बाइकार्बोनेट आयन को, ठीक है, इन द यूरिन, और रिटेन क्या करेगा, H+ आयन, सिंपल। उसके बाद हम देखेंगे रीनल मैकेनिज्म इज स्लोअर एंड मोस्ट इफेक्टिव। देखो जो ब्लड बफर सिस्टम है ना, ये पॉइंट भी याद रख लेना, वो विद इन सेकेंड्स में pH को बैलेंस करता है, और जो इसका है लंग्स का, वो विद इन आवर्स में, ठीक है, सॉरी विद इन मिनट्स में करता है, विद इन मिनट्स में pH को बैलेंस करता है। बट जो ये रीनल मैकेनिज्म है ना, ये स्लो है, मतलब वेरी स्लो है ये, मतलब या तो आवर्स में या डेज में pH को बैलेंस करेगा, बिकॉज इट्स मोर इफेक्टिव, ये सबसे इफेक्टिव है, ठीक है, ये बात याद रख लेना। द pH बैक टू नॉर्मल, ओके। हाउ किडनी रेगुलेट एसिड बेस, ये कैसे इसको रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को, देखो इन एसिडोसिस, अगर एसिडोसिस कंडीशन हो गई, हाउ बाइकार्बोनेट इज रिअब्सॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन सोडियम एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, अगर एसिडोसिस हो गई, एसिडोसिस हो गई, हाउ बाइकार्बोनेट इज रिअब्सॉर्ब्ड, एसिडोसिस हो गई तो मतलब क्या है, हमें H+ ये ना बाइकार्बोनेट आयन को रिअब्सॉर्ब कराना है, क्यों, क्योंकि वो एसिड के साथ फिर मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो एसिडिक जो एसिडोसिस है उसको कम करेगा, मतलब वहाँ पे pH मेंटेन करेगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको समझ लेना अच्छे से। ये देखो, आपको पता है जो नेफ्रॉन होता है किडनी का, मतलब ये मेन रोल किस में, मतलब उसमें किसका मेन रोल होता है, नेफ्रॉन का, जो कि फिल्ट्रेशन में काम आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नेफ्रॉन है आपको पता है, ये मैं यहाँ पे नेफ्रॉन बनाता हूँ एक, देखो ये है बोमेनस कैप्सूल, ये यहाँ पे PCT, ये है हेनलेस लूप है या लूप ऑफ हेनली, और ये है DCT, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये जो PCT है ना, इसको मैं जूम कर रहा हूँ अब, ठीक है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है एसिड बेस बैलेंस। यहाँ पे देखो ये PCT है, ये सारा PCT है, ये सेल का बाहर जो ल्यूमेन है, ठीक है, PCT का, PCT में सेल्स होते हैं ना, उनके बाहर जो ल्यूमेन है ये वो है, ये PCT में जो सेल्स होते हैं, एक सेल मैंने यहाँ पे ली है, और ये ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक, ये ब्लड स्ट्रीम है, ये आपको समझ आया। और यहाँ पे मैंने लेबल किया है अच्छे से, ल्यूमेन ऑफ PCT सेल, और ये ब्लड स्ट्रीम, ठीक, अच्छे से देख लेना। देखो ये यहाँ पे जो ये पिथीलियम में क्या होता है, ब्रश बॉर्डर पिथीलियम होता है ल्यूमेन के अंदर, ठीक है, सेल्स में, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान रख लेना, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन जो कि PCT में है अभी, ठीक। अब जो ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये क्या करता है, यहाँ से सेल से बाहर निकलता है H+, क्या निकलता है, H+, ये सेल है, यहाँ से ये H+ बाहर निकल के आएगा, ठीक है, और इसके अंदर जाएगा सोडियम आयन सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, इसके अपोजिट, ताकि जो ये आयन्स है ना वो बैलेंस में रहे, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम, प्रोटॉन सोडियम एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर, यही इसी के थ्रू H+ बाहर निकलता है सेल से, किसमें आ जाता है, ल्यूमेन के अंदर, और ल्यूमेन से क्या अंदर जाता है, सोडियम, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन मतलब H+, सोडियम मतलब सोडियम एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इसी के थ्रू ये अंदर बाहर जाता है, कौन, एक तो H+ अंदर जाता है, सॉरी बाहर आ जाता है सेल से, और अंदर कौन जाता है, सोडियम आयन, ठीक। तो फिर क्या होता है, अब जो H+ ये किसके साथ मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन के साथ, ठीक है। हमें सिंपल करने है, रिअब्सॉर्ब कराना है किसका, बाइकार्बोनेट आयन का, वो कैसे करता है, देखो यहाँ पे, अब जो H+ है ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, मैंने बोला ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये गैस डिफ्यूज हो जाएगा इनटू सेल में जब चला जाएगा, फिर से वहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2CO3, और यहाँ पे कार्बन ये ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम है, यहाँ पे 4 लगता है, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ये ना कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस सेकंड, ये बात याद रख लेना। तो बन गया यहाँ पे H+, और बन गया बाइकार्बोनेट आयन। अब जो ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये रिअब्सॉर्ब हो जाएगा किसमें, ब्लड में,
ताकि अगर बाइकार्बोनेट, देखो बाइकार्बोनेट कहाँ पे ज़्यादा था, पीसीटी में ज़्यादा था ना, पीसीटी में क्या था ज़्यादा, बाइकार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट को क्या करना है, रिएब्जॉर्ब, तो ये रिएक्शन होके ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, फिर ये बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाहर हो, सॉरी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और ये H पॉजिटिव है फिर से बाहर निकलेगा, ये फिर से इस H बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाएगा, वहाँ से फिर से ये साइकिल चलता जाएगा और यहाँ से बाइकार्बोनेट आया रिएब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है, ताकि जो ये अगर एल्कलॉसिस हुआ है तो मेंटेन हो जाएगा पीएच यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई, ठीक। अब यहाँ पे बाइकार्बोनेट अंदर तो गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है बाइकार्बोनेट है, तो बाहर निकलता है यहाँ पे Cl नेगेटिव, सेल में आ जाता है ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब यूरिनरी फॉस्फेट बफर सिस्टम, इसका काम क्या होता है, देखो यूरिन में तो होगा ना, यूरिन में भी होना चाहिए ना, क्योंकि यूरिन का पीएच भी इंक्रीज होता हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, तो उसको कौन मेंटेन करता है, यूरिन का पीएच कौन मेंटेन करता है, ठीक है। मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, हमने देखा मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, मैंने आपको बोला HPO4 2- रिसीव्स H पॉजिटिव फ्रॉम ल्यूमिना PCT, देखो यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव निकल के आया, ये H पॉजिटिव निकलते हैं ना, ये वाले H पॉजिटिव यहाँ पे बनते हैं, और जो बाइकार्बोनेट है वो ब्लड में चला जाता है। अब जो H पॉजिटिव है अगर ये ज़्यादा बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ज़्यादा, ये जो H पॉजिटिव है ना, ये किस में आ जाएंगे, ये PCT में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं ना, क्योंकि इनको बाइंड होना है किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। अब अगर ज़्यादा H पॉजिटिव बन रहे हैं तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी ना, यूरिन क्या बन जाएगा, एसिडिक, क्योंकि ये तो फिर बाहर निकालना है इसको यूरिन के साथ, ठीक है। अब यूरिन क्या बन गया, एसिडिक। अब यूरिन में फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है, ये H पॉजिटिव इन H पॉजिटिव को अपने साथ क्या लेता है, बाइंड करता है। अब जो ये H पॉजिटिव, ये है HPO4 2-, ये क्या बाइंड हो जाएगा, इसे H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, H2PO4-, ठीक है, सिंपल। ये बनाएगा इसको डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, ताकि ये जो H पॉजिटिव है, ये जो एसिडिक यहाँ पे पीएच है, ये कम हो जाए, ठीक है, फिर से नॉर्मल हो जाए। ये रहा क्या, यूरिनरी फॉस्फेट बफर सिस्टम। अब यहाँ पे और एक होता है अमोनिया बफर सिस्टम, ठीक है, अमोनिया बफर सिस्टम, ये भी यूरिन में होता है। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड्स इनसाइड द सेल्स ऑफ, यहाँ पे PCT लिख लेना, ठीक है, सेल्स ऑफ PCT ब्रेक्स इनटू NH3। देखो यहाँ पे अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अमाइनो एसिड जिनमें अमाइनो ग्रुप होगा और क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, वो क्या करते हैं, वो ब्रेक हो जाता है और वहाँ से रिलीज होता है अमोनिया, क्या होता है, रिलीज अमोनिया, ठीक है। एंड दिस अमोनिया इज लिपिड सॉल्युबल, ये जो अमोनिया है ना, ये सेल से बाहर आ जाता है, किसमें, ल्यूमिन में, जो यहाँ पे मैंने अभी समझाया आपको। देखो यहाँ पे सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये NH3 ये कहाँ से निकलेगा, अमाइनो एसिड्स की जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा, अब ल्यूमिन में, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल होता है, ये इस ल्यूमिन में आ जाएगा, ल्यूमिन में जब ये आ जाएगा फिर क्या करेगा, एंड दिस अमोनिया इज लिपिड सॉल्युबल एंटर्स इनटू द ल्यूमिन ऑफ सेल वायर H पॉजिटिव आयन्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि अभी बने। देखो आधे H पॉजिटिव आयन किसके साथ, फॉस्फेट बफर सिस्टम उसको बैलेंस करेगा, वो H पॉजिटिव आयन को, अगर ज़्यादा होंगे तो अमोनिया बफर सिस्टम ये भी उसको क्या करेगा, कम करेगा H पॉजिटिव आयन उसको। जब ये अमाइनो, ये जो अमोनिया है NH3, ये इस H पॉजिटिव के साथ बाइंड हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन, क्या बनाएगा, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ठीक है। और अमोनियम आयन वहाँ पे क्लोराइड भी होंगे, क्योंकि वहाँ से फिर ल्यूमिन में क्लोराइड आ गए ना सेल से, ठीक है, तो क्लोराइड इसके साथ जुड़ेंगे, ये बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये सारा फिर यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे पीएच बैलेंस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा अब कैसे पीएच बैलेंस होता है ब्लड में, ठीक है, या सेल्स में कैसे होता है। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।